हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान से ये हम दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्द अपने मुकाम को पाएं, बहुत जल्द सेलेक्ट हो। सवाल देखते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और कि हम लोगों का ऑफलाइन सीटेट का भी बैच शुरू हो गया है और दिवाली के जस्ट बाद एसटी भी शुरू हो जाएंगी। और इस तरह से बहुत सारी टीम मतलब बहुत मेहनत से उस सेट पेपर को बनाया है। आपको अच्छा लगेगा। देखिए, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात करो। इस सवाल के करने के बहुत सारे तरीके मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूं जिससे आपको समझ आ जाए कि 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है तो उनका सम कितना होगा, 600। और यदि 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई, मतलब अब जो है उन सभी की औसत आयु हो गई है 15.2। क्यों? क्योंकि इतने की वृद्धि हो गई है औसत आयु में। तो अब नई जो एवरेज एज है वो इतनी हो गई है। और कैंडिडेट हमारे पास अब 40 नहीं, अब कैंडिडेट 10 और आ गए, यानी 50 हो गए। और यदि हम देखें तो ये हमारे पास में इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 0 से पॉइंट उठ जाएगा, ये आ जाएगा 760 आ जाएगा। यानी कि यदि हम देखें तो 10 नए विद्यार्थी के आने की वजह से एज में कितने की वृद्धि हुई है, 160 की वृद्धि हुई है। मैंने उल्टा घटा दिया, आप सीधा घटा लीजिएगा। तो 160 ये टोटल सम है 10 स्टूडेंट्स की एज का। 10 स्टूडेंट्स की एज का सम है। यदि मुझे एवरेज चाहिए यानी 10 का, यानी 10 स्टूडेंट्स का यदि एवरेज चाहिए तो मैं 10 से भाग लगा दूंगा। जैसे ही 10 से आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? चलो देखिए, ये सवाल कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु को बेचने से लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में इसके क्रय मूल्य के बराबर है। एक चीज समझिए, सवाल में कहा क्या बोला गया कि जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो लाभ प्रतिशत यदि क्रय मूल्य के बराबर है तो आप एक चीज देखो, यदि यहां पर विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, विक्रय मूल्य यानी एसपी दे रखा है, कितना सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 39 रुपीज। यदि सेलिंग प्राइस 39 है तो वो नंबर क्रय मूल्य होगा जो जिसका डिफरेंस इनमें से किसी से कटेगा। जैसे मैं अब 20 लेता हूं क्रय मूल्य, 20 लेता हूं क्रय मूल्य, क्योंकि ये क्रय मूल्य ही लिखे हैं सारे। ऑप्शन से कर लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन से आप देखिए कितनी जल्दी करेंगे इस सवाल को, और ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही आप करिएगा। मान लीजिए यदि ये 20 इसका क्रय मूल्य होता है तो 20 और 39 में डिफरेंस कितने का, 19। क्या 19 20 से कटता है? नहीं कटता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ लो, 19 20 से नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमें यदि हम 20 क्रय मूल्य ले रहे हैं तो 20 ही हमारे पास लाभ प्रतिशत भी आना चाहिए। मान लो 22 यदि आप क्रय मूल्य ले रहे हो, 22 और 39 में डिफरेंस कितने का, 17 का। क्या 17 39 से कटता है? क्या 17 22 से कटता है? नहीं कटता। 28 और 39 में यदि हम डिफरेंस लेंगे तो आएगा डिफरेंस 11 का। 11 28 से कोई रिलेशन नहीं है। यदि हम 30 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 9। क्या 9 जो है 30 से पूरी तरह से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। देखिए कैसे, ये खत्म और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30%। यानी यदि आप लाभ भी 30% आ रहा है, यदि आप क्रय मूल्य कितना लेके चलो, 30 रुपए लेके चलो, यानी कि इस तरह से हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 85% गणित में पास हुए हैं, जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में पास हुए हैं। मैंने कई बार ऐसे सवाल बताए हैं। देखिए, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कॉमन वैल्यू को घटा दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 165, और उनमें से कॉमन वैल्यू 75 यदि हम घटा देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। टोटल पास का जो परसेंटेज है वो 90% है। तो फेल का परसेंटेज कितना हुआ, फेल हुए 10%, और इसी 10% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 45। यही 10% 45 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 आ जाएगी। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं सवाल को, कि इस तरह से आप वेन डायग्राम बना सकते हैं कि ये अंग्रेजी, ये इंग्लिश का है और ये मैथ का है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 80% कैंडिडेट पास हुए हैं और इसमें 85% पास हुए हैं। तो 75%, जबकि दोनों में पास हुए हैं तो 75 यहाँ आपको
ये इन दोनों को जोड़कर इंटरसेक्शन वाली वैल्यू घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना पास हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसको कैसे बनाएंगे कि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी ताकि उसमें होने वाले आय अपरिवर्तित रहे, यानी आय अपरिवर्तित रहे। तो आप बस इस 40% को पकड़ो, 40% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो 40% कम हुआ है, 40 100 में से 40 कम 60, 2/3 66 सही, 2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3, क्योंकि 1/3 होता है 33 से 1/3। क्लियर। ये देखिए इसको बोला है कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा पानी की मिला दी गई। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 में से 1 निकाला गया तो 4 बचा। ऐसे सवालों की कैलकुलेशन हमेशा टोटल और रिमेनिंग मिक्सचर पे करते हैं। टोटल हमारे पास 5 है जिसमें से 1 निकल चुका, 4 बचा। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई तो पावर 3। जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाती है उतनी हम पावर यहाँ पर लगा देते हैं। यदि ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है तो पावर 3, ये 125 है, ये हमारे पास 64 है। 125 की वैल्यू सवाल में या हम मान लेते हैं 100 है, नहीं दी गई तो 100 मान लीजिए, चूंकि परसेंटेज है तो 100% हम लेके डाटा चल रहे हैं। 100% मान लीजिए लेके चल रहे हैं कि हमारे पास टोटल में 100% था। क्लियर। क्योंकि 20% किसका, 100 का, तभी तो 1/5 लिखा है। मैंने 100% मान लिया, टोटल क्वांटिटी थी। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी नहीं दी गई है, कभी कभी टोटल क्वांटिटी आपको दे दी भी जाएगी, है ना, दी भी जाएगी। तो यहां से जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये आ जाएगा 4/5। 4/5 का मतलब आप 0.8 भी लिख सकते हो, और 8 चौक 32, 8 छंग 48, 3 51, 51.2%, यानी कि अब बचेगा शुद्ध दूध। ये शुद्ध दूध की मात्रा यानी रिमेनिंग मिल्क बचा है। ठीक है, ये रिमेनिंग मिल्क बचा है और ये टोटल मिल्क है। यहाँ पर ये क्या है, टोटल मिल्क, ये है टोटल मिल्क। ठीक है। किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक गिरावट आती है। यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तो इसका वर्तमान मूल्य इतना हो, तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या होगा। तो 10% की गिरावट आती है। 10% की गिरावट का मतलब होता है 1/10। 10% की गिरावट का मतलब 1/10, यानी 10 पर 1 की गिरावट, यानी 9। और ये कहानी कितने साल पहले की है, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले इसका मूल्य था 1000, लेकिन अब मूल्य रह गया है 729। 9 का क्यूब होता है, यानी अब मूल्य 729 हो गया। और इस 729 की वैल्यू सवाल में दे रखी कितनी, 5832। तो ये कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है आपके पास 8 बार। तो 1 की वैल्यू 8 है तो ये आ जाएगा 8000, यानी पहले मूल्य 8000 था, अब रह गया मूल्य इसका 5832। कोई समस्या बताइए। बहुत ही इजी सवाल था ये। इसको कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई दिन 2 वर्ष में इतना, यानी 2 ईयर में कितना हो रहा है, 24-20 हो रहा है। और 3 ईयर में कितना हो रहा है, 3 ईयर में हो रहा है ये पैसा 26-62 हो रहा है। तो ये जो 1 ईयर में पैसा बढ़ रहा है, ये क्या है, ये ब्याज है। बढ़ कितना रहा है, 242 रुपए बढ़ रहा है। तो 242 24-20 का कितने % है, 10% है। यही हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्याज की दर आ जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाई चार्ट को समझते हैं। ये हमारे पास एक भवन का निर्माण किया गया है, उसमें आई लागत इस तरह से कुछ है कि इमारती लकड़ी 36% डिग्री इस तरह से कोण बना रहे हैं ये। ठीक है, ये पाई चार्ट के फॉर्म में आपको इमारती लागत दिखाया गया है। सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल अब बनाएंगे कि यदि भवन निर्माण पे आई कुल लागत इतनी है तो मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च की गई होगी। आप मुझे बताओ मजदूरी कहाँ है। मजदूरी ये है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और 90 डिग्री का मतलब होता है 1/4। चूंकि टोटल कितना है, ये टोटल है 360। अब 360 डिग्री टोटल होता है, जिसमें 360 से यदि हम 90 डिग्री का परसेंटेज निकालें 1/4% आएगा, मतलब 25%। दैट मीन्स 1/4 पार्ट है। तो कुल लागत का 1/4 आएगा, तो मैं 1/4 इसका करूंगा तो सीधा सीधा ये जाएगा।
देख देख के आप बता सकते हो। 1/4 इस प्राइस का 1/4 क्या आएगा, ये आएगा। आप देख के ऐसे ही आंसर टिक कर सकते हैं। पाई चार्ट में आपको कैलकुलेशन नामात्र करनी है, होती इतना इजी होता ही है कि कैलकुलेशन का कोई मकसद बनता ही नहीं है। देखो और टिक करो, मतलब सवाल देखो और टिक करो, आगे बढ़ जाओ। टाइम इज प्रीसियस। एग्जामिनर को मतलब एग्जाम कोई भी हो, एग्जामिनर आपसे यही उम्मीद रखता है कि हमें वो बच्चा चाहिए जो फुर्तीला हो और सवालों के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से जानता हो कि इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे जल्दी से बनाएं, मतलब इस सवाल को हम कैसे जल्दी से बनाएं। और कुछ होता ही नहीं है इस सवाल में। अब आप देखिएगा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बहुत जल्दी ये सवाल हो जाते हैं। ईंटों, लोहे और सीमेंट पर, तो देखो ईंट, लोहे, सीमेंट की बात करें, यदि हम लोहा, ईंट और सीमेंट की बात करें तो पूरा देखो ये कितना 180 डिग्री है, ये पूरा पोर्शन नीचे का ये पूरा 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये 3 से आप जब इसको कंपेयर करोगे टोटल एंगल 360, जिसमें से इतना एंगल कितना है 50%, तो हम ये बात बोल पाएंगे कि यदि ये 3 हम ले रहे हैं, ईंट ले रहे हैं, लोहे और सीमेंट पे आया जो खर्च है वो टोटल खर्च का कितने परसेंट है, टोटल खर्च का 50% है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ये बताओ, कह रहे कि इमारती लकड़ी पर आया व्यय, सीमेंट पर व्यय का कितने परसेंट। इमारती लकड़ी कहाँ है, इमारती लकड़ी है हमारे पास, इमारती लकड़ी है ये 36, और सीमेंट पे आया व्यय, सीमेंट का मतलब ये 72, तो 36 72 का 50% परसेंटेज पूछा था, कितने परसेंट है, 72% है। सिंपल से 36 72 का कितने परसेंट है, अरे भैया 36 72 का कितने परसेंट, ये 36 जो है 72 का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है 50%। 36 दूनी 72, 2 बचा हम 100। ये बताओ, निर्माण पर आई कुल लागत इतनी में से मजदूरी व पर्यवेक्षण का मतलब ये हुआ कि 54 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 144 डिग्री की वैल्यू हमको बतानी है। जबकि टोटल डिग्री हमारे पास कितना है 360 डिग्री, जबकि टोटल खर्च है हमारे पास इतना। ठीक है, कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, 3 2 5 जीरो। तो ये 36 चौको होता है, 15 चौको 60, 60 का मतलब 10। एक ही ऑप्शन जा रहा है, सी ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। आप समझ पा रहे होगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आज इतना ही रखते हैं और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे।